मित्रों नमस्कार। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बतलाया था कि मैं आप लोगों को पनिशमेंट की थ्योरी और पनिशमेंट की लॉजिक क्या है इसकी जानकारी आप लोगों को दूंगा, क्योंकि पूरा जो इंडियन पिनल कोड है वो इंडियन पिनल कोड जो है वह पनिशमेंट पर ही आधारित है। नाम से ही पता चलता है इंडियन पिनल कोड, मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो क्राइम करता है उसको कौन सी सजा मिलेगी और उसकी क्या प्रोपोर्शन में होगा, उसकी थ्योरी क्या होगी, उसका प्रिंसिपल क्या होगा, उसकी जानकारी इसमें दी गई है। आपको जैसे मैंने इसके पहले वाले चैप्टर में बतलाया था कि जो जनरल एक्सप्लेनेशन है उसको यदि आप ढंग से समझ लेते हैं तो आप पूरे कोड को समझ सकते हैं अच्छे से। अब मैं यहाँ पर आपको बतला रहा हूँ कि जो पनिशमेंट है और पनिशमेंट का तरीका देखिएगा कि इंडिया में बहुत वेरिएंस है पनिशमेंट में। यहाँ पर कहीं पर अपर लिमिट दिया हुआ है और कहीं पर लोअर लिमिट दिया हुआ है कि यहाँ 2 साल से कम सजा नहीं हो सकती, कहीं दिया हुआ 7 साल से ज्यादा सजा नहीं हो सकती। ठीक है, तो 2 साल से कम सजा नहीं हो सकती और तो इसका मतलब है कि 2 साल से ऊपर सजा होगी और अप टू 7 ईयर्स। 2 साल से कम सजा नहीं हो सकती, अप टू 10 ईयर्स, अप टू 7 ईयर्स। मतलब कि 2 साल से उस अपर लिमिट के बीच में मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो जो चाहे वह सजा दे। और यहाँ पर कोई सेंटेंसिंग गाइडलाइन नहीं बना हुआ है इंडिया में। यूरोपियन कंट्री के तरह कोई सेंटेंसिंग गाइडलाइन नहीं बना हुआ, तो यहाँ पर पूरी तरह से निर्भर किस पर लोग कर जाता है, वो जज के डिस्क्रिप्शन पर कर जाता है। जज एविडेंस को कैसे इवेलुएट करते हैं, जज किस ढंग से चीजों को समझते हैं और उसके बाद वह उनकी मनोदशा क्या है समझने की, उन सारे चीजों के आधार पर जज डिसाइड करते हैं कि क्या सजा होनी चाहिए। इसीलिए आप किसी केस में देखेंगे कि इसी केस में किसी को 2 साल की सजा हो गई और उसी केस में किसी को रिहा भी कर दिया गया, और किसी केस में 2 साल तो सजा हुई और उसी केस में किसी को 4 साल की भी सजा हो गई। तो ये वेरियंस जो है वह, चूंकि कोई सेंटेंसिंग गाइडलाइन हमारे पास है नहीं, हमारे पास सिर्फ पिनल कोड है और पिनल कोड में लोअर लिमिट या फिर अपर लिमिट दिया हुआ है। यह नहीं कहा गया है कि इतना ही तक सजा होगी, इसीलिए यह वेरियंस देखने को हमें मिलता है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है मैं इस पर ज्यादा नहीं जानना चाहता, इसका फायदा क्या है घाटा क्या है ये भी मैं नहीं जानना चाहता, क्योंकि हम लोग इंडियन पिनल कोड की पढ़ाई कर रहे हैं और इंडियन पिनल कोड में जो कुछ दिया है उसके अनुसार ही आपको प्रैक्टिस करनी है। या फिर यदि आप कहीं पर एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपको आंसर यदि लिखना है तो वह इंडियन पिनल कोड के प्रोविजन के अनुसार लिखना है। तो मैं इसके आर्गुमेंट में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये डिबेट का क्लास नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मैं प्रोविजंस की बात कर रहा हूँ और प्रोविजंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बेयर एक्ट में जाएंगे तो आपको बेयर एक्ट में एक्सप्लेनेशंस नहीं मिलेंगे, सिर्फ प्रोविजंस मिलेंगे। तो अब आपके सामने सवाल होगा कि सर एक्सप्लेनेशन कहाँ है। एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन पर डिपेंड किया हुआ है कोर्ट के ऊपर, मतलब एपेक्स कोर्ट के ऊपर। तो एपेक्स कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट हमारा जो है, वो डिफरेंट केस लॉ जो है उसके आधार पर डिफरेंट केस लॉ में वह जो इंटरप्रिटेशन करता है या फिर जो गाइडलाइन तैयार कर देता है वह कानून बन जाता है देश में, और उसके आधार पर ही वो सेंटेंस निर्धारित होते हैं। तो पूरे आप 53 से लेकर सेक्शन 53 से लेकर 75 तक में आपको प्रोविजंस तो जो है वह हैं, एक्सप्लेनेशन तो उसमें बहुत ज्यादा नहीं है। सारा एक्सप्लेनेशन आपका जो जजमेंट है उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसकी चर्चा भी मैं करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आए, क्योंकि आप इसको समझ लेते हैं तो हमारे जो यूनिटी प्रोविजंस हैं उसमें वेरिएशंस क्यों हैं, कैसे हैं, ये भी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, पनिशमेंट को डिजाइन क्यों किया गया है, पनिशमेंट का मतलब क्या होता है। यदि आप कोई क्राइम करते हैं तो आपको सजा मिलती है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों को। बच्चा यदि घर में चोरी किया और उसके मम्मी और पापा उसको थप्पड़ मारे, तो थप्पड़ इसलिए नहीं मारे कि वो उसको प्यार नहीं करते,
ठीक है ना। थप्पड़ इसलिए नहीं मारे कि उसको प्यार नहीं करते, थप्पड़ इसलिए मारे कि दोबारा वह ऐसा काम नहीं करे क्योंकि वह गलत है। ठीक है। दूसरी चीज है, पहले तो डिटरेंट के रूप में काम किया कि दोबारा ऐसा काम नहीं हो। दूसरा, दूसरे बच्चे के लिए जो घर में है उन लोगों के लिए लेसन हो गया कि भाई हम यदि चोरी करेंगे तब ऐसी स्थिति में मुझे भी पिटाई पड़ेगी। पिटाई जो है वह क्या है, पनिशमेंट है। पनिशमेंट किस चीज के लिए है, किसी एक्ट को रोकने के लिए और करने की संभावना जिसकी थी उसके लिए वह लेसन के रूप में कि वह ऐसा न करे, जिसने किया वो फर्दर न करे और जिसने न किया वो उसको अटेम्प्ट न करे। पर्पस यही है। लेकिन क्या उस बच्चे को आपने जब पनिशमेंट किया तो आप ऐसा है कि प्यार नहीं करते हैं? ऐसा तो नहीं है। और वो बच्चा यदि 2 बार 3 बार उस चीज को कर रहा है, उसको पनिश भी कर रहे हैं, मान लीजिए कि एक ही बार कर रहा है, तब उसको आप प्यार से समझाते भी है। थप्पड़ लगाने के अलावा आप उसको प्यार से समझाते भी है कि बेटा इसको यदि करोगे तो यह गड़बड़ है, ऐसा करोगे तो गड़बड़ है। तो यह सारी चीजें जो है वह क्या है, वह रिफॉर्मेटरी अप्रोच है। प्यूनिटिव अप्रोच तो है ही, और इसके साथ साथ जो समझाना है वो रिफॉर्मेटरी अप्रोच। हम रिफॉर्म भी उसमें लाना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ पीट देने से, सिर्फ पिटाई कर देने से तो हो सकता है कि वो रिबेलियस हो जाए। पिटाई कर देने से हो सकता है कि वो रिबेलियस हो जाए। लेकिन यदि रिफॉर्म लाने की बात करते हैं और आपके व्यवहार में वो नजर आता है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, तब ऐसी स्थिति में वो सही ट्रैक पर चलेगा। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट है मॉडर्न सोसाइटी में, बात बार्बरिक सोसाइटी की मैं नहीं कर रहा हूँ। हम किसी कोई कोड था प्राचीन काल में, हम्मुराबी का कोई कोड था, उस कोड का, या फिर बहुत सारे कोड थे जिसमें कि आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, जान के बदले जान की थ्योरी थी। तो वो थ्योरी जो है बहुत ही बार्बरिक वो फैसला था वो, और उस समय ह्यूमन राइट्स की बात नहीं आती थी। अब ऐसी बात आएगी तो ह्यूमन राइट्स की बात आ जाएगी। ठीक है ना। अब ऐसी बात आएगी तो क्या होगा, ह्यूमन राइट्स की बात आ जाएगी। आर्टिकल 21 सामने आ जाएगा कि हमारे आर्टिकल 21 का हनन है। तो अब यह सब नहीं हो सकता है। तो मॉडर्न सोसाइटी जो है, उस मॉडर्न सोसाइटी में 3 अप्रोच चलते हैं। तो पूरा इस 3 अप्रोच पर जो है वह इंडियन पिनल कोड बेस्ड है। पहला है प्यूनिटिव अप्रोच, मतलब कि सजा देकर चीजों को रोकना। सजा देंगे और सजा देकर उसको हम चेक लगाएंगे कि दोबारा तुम ऐसा ना करो। दोबारा करोगे तो पुनः तुमको इस पर सजा मिलेगी, हार्ड सजा मिलेगी। दूसरा है आपका थेराप्यूटिक अप्रोच। यह क्या है, यह रेमेडियल अप्रोच। रेमेडियल अप्रोच क्या कहता है कि हम सुधारने की कोशिश करेंगे। हम जो है क्या करेंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए बहुत सारे एक्ट बने हैं, जेल में सुधार लगातार चल रहे हैं, एक्ट बना है। और तीसरा है प्रिवेंटिव अप्रोच, कि कोई और जो ऐसा करे कि उसको हम इस चीज से रोके। तो प्रिवेंटिव अप्रोच कैसे काम करता है, मतलब हम माहौल ऐसा बनाएंगे कि क्राइम उसमें कम से कम हो, लेकिन इसका पीनल सेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। पीनल सेक्शन से सिर्फ लेना देना है प्यूनिटिव अप्रोच का, और पीनल सेक्शन से लेना देना है थ्योरेटिक अप्रोच का। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन ये जरूर पूछ सकते हैं कि सर इंडियन पीनल कोड सिर्फ पेनाल्टी की बात करता है, सजा देने की बात करता है। तो यहाँ पर हम जो थ्योरेटिक अप्रोच की बात कर रहे हैं वह कहाँ है। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करिए कोई व्यक्ति जिसने डिलिबरेटली किसी का मर्डर किया, इंटेंशनल मर्डर किया, तो इंटेंशनल मर्डर किया, और दूसरा कोई व्यक्ति जो अनइंटेंशनल मर्डर किया, एक पर कौन सा सेक्शन लगाया गया, 302 लगाया गया। दोनों मर्डर है, ध्यान दीजिएगा, दोनों क्या है, मर्डर है। तो एक पर 302 लगाया गया
और दूसरे पर 304A लगाया गया। मर्डर तो मर्डर है। यदि हम हैबुराबियन कोड की बात करते तो वहां पर तो वह मर्डर है, तो जान के बदले जान तो गई है। लेकिन यहां पर परिस्थितियां दोनों अलग अलग थी, ठीक है ना, दोनों परिस्थितियां अलग अलग थी। एक में इंटेंशन था और दूसरे में इंटेंशन नहीं था। तो जिसमें इंटेंशन था उसको तो आजीवन कारावास की सजा हुई, और जिसका इंटेंशन नहीं था उसको 2 साल की सजा हुई, और कभी कभी वो सजा भी नहीं होती है। तो यह पहला जो अप्रोच है वह प्यूनिटिव अप्रोच है। तुमने इंटेंशनली ये गलती की तो तुमको तो भाई सजा होनी है। लेकिन दूसरा चूंकि अनइंटेंशनल है, इसीलिए उसे सुधरने का मौका दिया गया। इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं थेराप्यूटिकल अप्रोच जो है, ठीक है ना, थेराप्यूटिक अप्रोच। यहां पर उसको सुधरने का मौका दिया गया। तो नाम पिनल सेक्शन है, लेकिन पेनाल्टी भी क्या है? प्रोपोर्शनेट है, उसके क्राइम के अनुसार पेनल्टी है। इसका मतलब क्या है कि पिनल सेक्शन में ही वह सारे प्रोविजन दिए गए। से हमको क्लियर होता है कि पिनल सेक्शन जो है वह कैसे काम करता है, क्या पता चलता है। अब यहाँ पर हम आते हैं कि हमारा जो पर्पस क्या है, पनिशमेंट जो है वो पनिशमेंट का पर्पस क्या है। तो पनिशमेंट के पर्पस की जब मैं बात करूं तो अभी मैंने जो कहा तुरंत आप लोगों को, जो बच्चे का भी एग्जाम्पल दिया कि एक तरफ डिटर करना कि उसको रोकना और दूसरी तरफ उसको समझाना। तो हमारे पर्पस है क्राइम को रोकना। हमारे पूरे पिनल सेक्शन का पर्पस क्या है? क्राइम को रोकना। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ बहुत ही सख्ती बरती जाए, हो सकता है कि वह रिबेलियस हो जाए। किसी व्यक्ति के साथ बहुत सख्ती बरती जाए तो हो सकता है कि वह रिबेलियस हो जाए, और हो सकता है नहीं, होता ही है कि वह रिबेलियस हो जाएगा, तब वह और ज्यादा क्राइम करेगा। घर में यदि किसी बच्चे को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाए और उसे लग जाए कि मम्मी पापा मुझे प्यार नहीं करते हैं, तब ऐसी स्थिति में वो क्या होता है? वो रिबेलियस हो जाता है और सब वही काम करता है जो घर के नियमों के खिलाफ है। ठीक, उसी ढंग से देश है हमारा। देश भी क्या है? एक घर है और एक परिवार है। यदि इसमें किसी व्यक्ति को ऐसा लग जाए कि मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है, या किसी व्यक्ति को लग जाए कि भाई हमको तो काफी पूछ होता है, तब ऐसी स्थिति में टू हार्श और टू लीनियंट दोनों जो है वह डेंजरस है। जो टू हार्श जिसके साथ आप हुए हैं वह तो रिबेलियस हो गई, और जिसके साथ आप बहुत लीनियंट हैं, बहुत प्यार जिसको दे रहे हैं, वो तो बिगड़ैल होगा। तो दोनों ही परिस्थिति में स्थिति जो है वह गंभीर होती है। इसीलिए बैलेंस्ड अप्रोच अपनाया जाता, और यही कारण है कि इंडियन पिनल कोड में मिनिमम सेंटेंस और अप टू की बात, मैक्सिमम सेंटेंस की बात कही गई है। बीच को गैप छोड़ दिया गया कि वह जज या डिसाइड करे, क्योंकि जज भी ह्यूमन बीइंग है, जज तो रोबोट है नहीं। जज भी क्या है? वो ह्यूमन बीइंग है, और वो ह्यूमन बीइंग है तो वह मानव की भावनाओं को, उस व्यक्ति की भावनाओं को समझते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए, उसको इवेलुएट करते हुए वो कोई भी पीनल प्रोविजन को लागू करने की कोशिश करेंगे। पर्पस यहाँ पर यह है। अब हम यह देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो थेरेपी है और जो प्रोविजन है, थेरोटोपिक प्रोविजन है, उस प्रोविजन के तहत इंडिया में क्या क्या एक्शन लिए गए। अब हम इसको इंडियन पिनल कोड के साथ साथ हम सीआरपीसी को भी देखते हैं। तो सीआरपीसी का सेक्शन 360 क्या कहता है? 360 कहता है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन भी है, जजमेंट है। जजमेंट मैं पहले आप लोगों को बता देता हूं। इंदर सिंह वर्सेस स्टेट, ये एआईआर में रिपोर्टेड केस है 1978 का, सुप्रीम कोर्ट केसेस 1091। इसमें 360 क्या कह रहा है इसको देखिए पहले।
360 कह रहा है कि 21 साल से कम आयु का बच्चा जिसको कि 7 साल से कम की सजा जहां पर हुई है उसके साथ लीनियंट अप्रोच अपनाया जाएगा जेल में। तो यहाँ पर यह जजमेंट जो है वो यह कहता है कि भाई जहां पर यंग बच्चे 21 साल से कम उम्र के बच्चे 18 से फिर 21 के बीच की बात आएगी, क्योंकि 18 से नीचे तो जुवेनाइल, उस पर भी मैं आ रहा हूँ कि बच्चे को जब सजा होती है, जैसे 7 साल से कम की मान लीजिए सजा हुई, उसके साथ कोई भी उसको मीनियल वर्क में नहीं लगाया जाएगा, कोई डिग्रेडिंग काम उससे नहीं कराया जाएगा और साथ ही साथ उसके साथ सख्ती नहीं बरती जाएगी और समय समय पर ईयरली बेसिस पर उसको पैरोल दिया जाएगा जिससे कि उसे सुधरने का मौका मिले, क्योंकि उसकी उम्र भी बहुत कम है और उसके पास बहुत लंबा समय है, तो उसको सुधरने का मौका मिले। यह कहता है इंदर सिंह वर्सेस स्टेट के केस में 1978 का यह जो केस है, यह थ्योरेटिक अप्रोच का जो उदाहरण है वह यहाँ पर इस जजमेंट के द्वारा हमें नजर आता है। ठीक है, अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट पर जिसमें 53(1) की बात कही गई। 53 सबसेक्शन 1, 53 सबसेक्शन 1 बहुत ही क्लियर है। यह बात नहीं करता है थेरेपेटिक अप्रोच की, यह बात नहीं करता है लीनियंसी की, यह बात करता है डिटरेंट की। और बहुत स्पष्ट तौर पर वह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जुर्म किया है तो उसके कॉमेंसुरेट या उसके प्रोपोर्शनेट उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन 53 सबसेक्शन 1 कॉमेंसुरेट और प्रोपोर्शनेट की बात करता है। ये बात तो कह रहा है, वह रिट्रीब्यूटिव की बात कर रहा है, दंडात्मकता की बात कर रहा है, रिट्रीब्यूटिव मतलब पेनाल्टी की बात कर रहा है। लेकिन जैसे वह प्रोपोर्शनेट की बात करता है तो वैसे ही लीनियंसी शब्द इसमें शामिल हो जाता है। उसको आगे बढ़ाते हुए इसी सेक्शन में क्या है, मैं सेक्शन का एक्सप्लेनेशन जजमेंट के द्वारा कर रहा हूँ, सेक्शन बहुत ही छोटा सा शॉर्ट में अपना दिया हुआ है, मैं इसको आगे बढ़ाते हुए कर रहा हूँ। लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन में साथ में यह भी कहा गया है, जो मैंने आपको बच्चे के एग्जाम्पल के तौर पर कहा था, कि यदि आप कहीं बहुत हार्श हो जाते हैं या फिर आप बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, दोनों ही स्थिति में हार्श होने पर आप उसे पुनः क्राइम की दुनिया में धकेल देते हैं और यदि बहुत लीनियंट उसके प्रति हो जाते हैं तब वह क्या होता है, वह बिगड़ैल बन जाता है। तो यहाँ पर 53(1) यह भी कहता है कि इसको बहुत ही क्लैरिटी होनी चाहिए जजमेंट में, और यहाँ पर क्लैरिटी के साथ साथ डिस्क्रिशनरी पावर दिया हुआ है कि वह समझे कि उस व्यक्ति का टेम्परामेंट क्या है। यदि सिर्फ यह कह दिया जाता कि हत्या हुई है तो मौत की सजा होगी या डेथ पेनल्टी होगी, यह कह दिया जाता है अटेम्प्ट टू मर्डर है तो 7 साल की सजा होगी या 10 साल की सजा होगी, इस परिस्थिति में 7 साल की, इस परिस्थिति में 10 साल की, उसी ढंग से सारे चीजों को कर दिया जाता और वहां पर वह स्पैन को नहीं छोड़ा जाता, गैप को, तब ऐसी स्थिति में संभावना यह थी कि या तो पनिशमेंट बहुत हार्श होगा या फिर साक्ष्य के अभाव में जब वो रिहा होगा और उसके प्रति लीनियंट यदि हम होंगे, मतलब साक्ष्य के अभाव में यदि उसको हम छोड़ देंगे, तब ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वह और भी बड़ा क्रिमिनल बनकर सामने आए। अब यहाँ पर एक और जजमेंट है, उस जजमेंट की भी मैं बात करूं, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा बात करता हूँ रिफॉर्मेटरी अप्रोच की, थेरेपेटिक अप्रोच की मैं बात करता हूँ। इंडिया में 2 कानून बनाए गए, एक तो कानून बनाया गया बड़े के लिए जिसको कि हम कहते हैं प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, जिसमें कि स्पष्ट किया गया, और इसी में 360 की बात हम करते हैं और इसी में बात करते हैं कि हमें लीनियंट अप्रोच अपनाना चाहिए, वहां उसके साथ कंस्ट्रक्टिव वर्क में उसको लगाना चाहिए। अब देखते हो उनकी जेल में लोगों को काम में लगाया जाता है, उसकी मजदूरी भी उसको दी जाती है। तो यह प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1950 का पार्ट है, उसी का वह समझिए प्रोविजन है। दूसरा,
18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाया गया, जिसमें बच्चों को क्रिमिनल नहीं कहा जाता है, एक्यूज की संज्ञा नहीं दी जाती है। बच्चों को वहां क्या कहा जाता है? चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। तो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ जो है वह एक्यूज नहीं है। एक बात और भी इससे जान लीजिए, बच्चों के साथ लीनियंसी जो की जाती है तो उसका जो केस वहां पर चलता है, जैसे केस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में खत्म होता है उसके फाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, कोई रिकॉर्ड उसका नहीं होता है। यह जो क्या है, थ्योरेटिक अप्रोच है जिसके द्वारा उसको सुधरने का मौका दिया जाता है। लेकिन 2015 में संशोधन लाया गया इसमें, इधर बोली कि पूरा का पूरा तो एक्ट ही बदल दिया गया, जिसमें कहा गया कि 16 से 18 तक के बच्चे यदि हीनस क्राइम करते हैं तो उसे एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, चाइल्ड कोर्ट में उसका मुकदमा चलेगा। तो यहाँ पर डिटरेंट है कि यह बच्चे जैसे रेप के केस में, जैसे कि मर्डर के केस में, जैसे किडनैपिंग के केस में, डकैती के केस में, इन सारे केसों से वो बचे। और यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि आप उस क्राइम को नहीं करते हैं तब आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत प्रोसीडिंग चलेगी, जिसमें मात्र 3 साल तक की ही सजा है। तो यह क्या है? यह इंसेंटिव है थ्योरेटिक अप्रोच के तहत। और जेल नहीं, ऑब्जर्वेशन होम उसको कहते हैं। ऑब्जर्वेशन होम के अंदर उन्हें सुधारने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, स्कूल चलाया जाता है, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग वहां पर होती है, उनके साथ मोरल क्लासेस चलाए जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट होता है जो कि उनकी थेरेपी करता है। तो ये सारा चीज थेरेपेटिक अप्रोच के तहत ही होता है। हमारे ह्यूमन राइट्स के जो एक्टिविस्ट हैं उनका भी रोल काफी रहा है। दूसरी चीज है, हमारा संविधान का आर्टिकल 21 बहुत ही क्लियर है इस मामले में, जो कि यह कहता है कि भले ही वह क्राइम किया हो लेकिन उसको हम ह्यूमन कंडीशन से महरूम नहीं कर सकते। इसीलिए आप उसको राइट टू लाइफ है, उसका लिबर्टी तो नहीं है क्योंकि वो उसको कन्विक्ट हो गया है तो जेल के अंदर ही रहना है, लेकिन जेल के अंदर जो लिबर्टी है वह लिबर्टी तो है। अब इसके अलावा उसको भोजन का अधिकार है, उसको रहने का बाकी सारा जो अधिकार है वह है, और जीने का अधिकार तो है ही। जीने के लिए भोजन पानी सारा चीज चाहिए, जो कंडीशंस चाहिए, जो कंडूसिव कंडीशंस चाहिए वो उपलब्ध कराया जाता है। वहाँ उनको पढ़ने के लिए मैगजीन दिया जाता है, एंटरटेनमेंट के लिए टीवी है, खेल की व्यवस्था की गई है। तो पहले जो जेल का कॉन्सेप्ट था वह बदल गया, वह लगातार जुडिशियल रिफॉर्म के द्वारा और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के द्वारा ये सारी चीजें जो है वो चली आ रही है। अब हम आते हैं कि किसी भी पनिशमेंट को, जैसे मैंने कहा कि वो इतना लंबा स्पैन है, कहीं पर कहा गया है कि मिनिमम 2 साल, और तो मिनिमम 2 साल अप टू जितना जा सकते हैं, मैक्सिमम 7 ईयर्स या 10 ईयर्स, तो नीचे जितना आ सकते हैं 7 साल से। तो यह इसका निर्धारण कैसे होता है? इसकी भी कोई थ्योरी होगी। तो इसका निर्धारण कैसे होता है? इसमें केस लॉ है। यहाँ फिर हम पिनल कोड पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि पिनल कोड सिर्फ प्रोविजन की बात कर रहा है, इस एक्सप्लेनेशन जो है और फिर जजमेंट में ही आता है। तो यहाँ पर गुरमुख सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2009 का केस है। ये सुप्रीम कोर्ट केसेस पे पेज नंबर 122, ठीक है। यह सुप्रीम कोर्ट का जो केस है गुरमुख सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का, उसमें कुछ थ्योरी को प्रोपाउंड किया गया है, कुछ थ्योरी को प्रतिपादित किया गया है, जो कि डिसाइड करता है कि पनिशमेंट जो है वो किस थ्योरी पर और किस चीज पर बेस्ड होगा। ऐसे तो इसमें 13 क्राइटेरिया बनाए गए हैं, लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, चूंकि जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के द्वारा यह आया है, तो अब मान लीजिए कि डिविजनल बेंच या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कुछ और क्राइटेरिया को सामने ले आए, इसीलिए इसको एग्जॉस्टिव नहीं कहा जा सकता है, या नहीं कहा जा सकता है कि यही खत्म है। यहाँ पर बहुत सारे और थ्योरी आ सकते हैं, बहुत सारे और थ्योरी को प्रोपाउंड किया जा सकता है। यहाँ पर एग्जॉस्टिव नहीं है, सिर्फ एक टेंटेटिव है, जो कि गुरमुख सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में इसको सामने लाया गया है, पॉइंट आउट किया गया। पहला क्या है कि जब किसी व्यक्ति का पनिशमेंट का निर्धारण होता है तो यह पनिशमेंट के निर्धारण में उसका मोटिव देखा जाता है
और उसकी प्रीवियस एनिमिटी देखी जाती है। तो उसका मोटिव क्या है? यदि मान लीजिए उसका मोटिव मारना है और प्रीवियस एनिमिटी भी है उसकी, तो ऐसी स्थिति में क्या उसके इसका मतलब है कि वो तो प्लान के साथ लीनियंट अप्रोच अपनाया जा सकता है, ये तो इंटेंशनल है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट ये कहता है कि जब भी किसी सजा का आप निर्धारण करें तो वहां पर मोटिव को जरूर देखें और साथ ही साथ प्रीवियस एनिमिटी जो है उसको भी आप जरूर ध्यान में रखें। ये गाइडलाइन है जजेस के लिए, मजिस्ट्रेट के लिए जो सजा का निर्धारण कर रहे हैं, लेकिन ये गाइडलाइन हमारे वकीलों के लिए भी बून है, ठीक है ना। ये गाइडलाइन जो है हम वकीलों के लिए भी बून है। जैसे ये सारे जो गाइडलाइंस दिए गए, इसके अलावा मैं पहले थोड़ा सा पीछे जाता हूँ थ्योरेटिक अप्रोच की तरफ। तो वहां पर वकीलों के लिए कैसे बून है? जैसे सपोज करिए कोई 60 साल या 65 साल का व्यक्ति जिसको कि सजा सुनाई जानी है और वह डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का पेशेंट है और भी उसको बहुत सारे डिजीज है, तो यहाँ पर उसके वकील कोर्ट के सामने इन सारी चीजों को रखकर यह कर सकते हैं कि लीनियंट अप्रोच अपनाया जाए। आप यदि कोर्ट आप लोग जाते होंगे तो कोर्ट में वकील का एक बड़ा ही कॉमन वर्जन होता है, जब बेल की बात आती है, जब कन्विक्शन की बात आती है, कि योर ऑनर मिलोड या इस पर थोड़ा लीनियंट अप्रोच अपनाया जाए। तो ये लीनियंट अप्रोच की बात आई कहाँ से? ये थ्योरेटिक थ्योरी के द्वारा, थ्योरेटिक अप्रोच के द्वारा आई। तो ये हम वकीलों के लिए भी काफी फायदेमंद है। हम तरह तरह से चीजों को सामने लाकर, बीमारी को सामने दिखाकर, ठीक है ना, हम इसमें लीनियंट अप्रोच अपना सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि साथ यदि मोटिव नहीं है, कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है, प्रीवियस एनिमिटी नहीं है, तब ऐसी स्थिति में इस लीनियंट अप्रोच के तहत कुछ मिनिमम सजा का निर्धारण करवाकर हम बचा सकते हैं। तो यहाँ जहां तक एक जजों के लिए गाइडलाइन की बात है सजा निर्धारित करने के लिए, वकीलों के लिए यह एक बून की तरह है कि हम उससे कैसे अपने क्लाइंट को बचा सकते हैं। इसलिए आप इसको यदि समझ लेते हैं तो आप पूरे समझिए कि पीनल कोड को अच्छे से समझ लेंगे और फिर पीनल जो प्रोविजन है उसके इम्प्लीमेंटेशन को समझ लेंगे, और तब उसमें से जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ कि उसमें जो कमियां है उस कमियों को निकाल कर आप उसका फायदा ले सकते हैं। जैसे कि मान ली बहुत बुजुर्ग है, अभी आएंगे यहाँ वहां पर भी, बहुत बुजुर्ग है, बीमार है, तो ऐसी स्थिति में लीनियंट अप्रोच अपनाया जाना चाहिए। तो हमको क्या मिल गया? पॉइंट मिल गया। जज के लिए गाइडलाइन है, मेरे लिए वो पॉइंट है कि हम उससे कैसे अपने क्लाइंट को बचा सकते हैं। अब आता हूं दूसरा कि वेदर द इंसिडेंट हैड टेकन प्लेस ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट। मैं बहुत बार इसकी बात करता हूं, क्या आवेश में आकर ऐसा काम कर दिया गया है? क्या कोई व्यक्ति किसी को जो ढंग से प्रोवोक कर दिया कि वह उसे मारने पर उतारू हो गया और मारते हुए उसकी मृत्यु हो गई? जैसे सपोज करिए कि कोई व्यक्ति किसी की माँ, किसी बहन को एब्यूज कर दे, गाली दे दे, डेरोगेटरी शब्द का इस्तेमाल कर दे। जैसे सपोज करिए कोई व्यक्ति, जो दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत हो रही है और यह शब्द यूज करे कि तुम्हारी बहन जो है वो प्रोस्टिट्यूट है, तब ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि आवेश कितना ज्यादा होगा। और उस आवेश में यदि मर्डर होता है और इसको हम प्रूव करते हैं, तब ऐसी स्थिति में यहाँ इंटेंशनल तो यह है नहीं, एज पर ऑफ द मोमेंट में लिया गया डिसीजन है, वो प्रोवोक किया, प्रोवोकेशन के चलते उसका मर्डर हो गया, मारा पीटी हुई और उसका मर्डर हो गया। तो इस ग्राउंड पर भी हम सजा को कम करवा सकते हैं। बहुत सारे ग्राउंड हैं जहां पर हम सजा को कम करवा सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि द इंटेंशन, नॉलेज ऑफ द एक्यूज्ड व्हाइल इन्फ्लिक्टिंग द ब्लो और इंजुरी। जैसे सपोज करिए किसी व्यक्ति को आपने क्लब से अटैक किया, असॉल्ट किया उसको, ठीक है ना, लाठी से उस पर अटैक किया। तो लाठी से आप अटैक करेंगे तो आपको पता है कि उससे जान नहीं जा सकती है, लेकिन वह व्यक्ति इंटरनली इतना कमजोर था या फिर उसको इतने सारे डिजीज थे कि वह 5 डंडा उसे पड़ा और उसे क्या हुआ,
उसकी मौत हो गई। तो यहां पर कोर्ट को यह देखना है कि क्या वह उसको इस बात का जो इंटेंशन और नॉलेज जो है वह था एक्यूज को, यदि हम इसके ऊपर इन्फ्लिक्ट करेंगे और लो करेंगे क्लब को, तो ऐसी स्थिति में उसकी मौत हो सकती है। बिल्कुल नहीं, इसे हम आसानी के साथ प्रूव कर सकते हैं। और हम जो बहस करेंगे, मतलब है इसको हमारे वकील बंधु से हम लोग जो बहस करेंगे वो इस ग्राउंड को सामने लाकर हम लीनियंट अप्रोच अपनवा सकते हैं। इसीलिए वह जो गैप रखा गया है मिनिमम और मैक्सिमम का, इसलिए, ठीक है, इंडिया में बहुत ही बैलेंस तरीके से चीजों को सामने लाया गया है, जिसमें कि हम वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को ही सामने रख रहे हैं। पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट पर ही बना हुआ है। हमारे जितने कानून बने हुए हैं डिटरेंट के रूप में तो है ही, लेकिन वो वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को सामने लाता है। सारी चीजें उसका ही पार्ट है। तो जैसे सिद्ध हो जाता है कि जो इन्फ्लिक्ट किया गया ब्लो, वो जो इन्फ्लिक्ट किया गया ब्लो, वह उसका तो इंटेंशन था ही नहीं, और उसको इस बात का नॉलेज भी नहीं था कि उससे उसकी मृत्यु हो सकती है। उसको इस बात का नॉलेज भी नहीं था। और जब इंटेंशन नहीं था, नॉलेज नहीं था, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में एंटीसिपेशन नहीं था, तब ऐसी स्थिति में यहाँ पर अनइंटेंशनल मर्डर के प्रोविजन को भी हम सामने ला सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप वकालत कैसे करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप वकालत कैसे करते हैं। यदि वो अप्रूव कर दिया प्रोसिक्यूशन कि आपने, आपका इंटेंशनल था, तो फिर आपको तो आजीवन कारावास की सजा होगी। और यदि आप प्रूव कर दिए कि इंटेंशनल नहीं था, अनइंटेंशनल था, क्लब से किसी व्यक्ति की मौत नहीं हो सकती, लाठी के ब्लो से किसी व्यक्ति की मौत नहीं हो सकती, तो आप रिहा भी करवा सकते हैं। यदि सजा होती भी है तो मिनिमम सजा होगी। आप 302 को 304 ए में कन्वर्ट भी करवा दे सकते हैं। तो यह डिपेंड करता है आप पर। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दिया है, उस गाइडलाइन का सहारा लेकर आप ऐसा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, जो चौथा पॉइंट है, वेदर द डेथ इंस्टीट्यूट इंस्टेंटली और द विक्टिम डाइड आफ्टर सेवरल डेज। तो कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर अटैक किया, जैसे सपोज करिए किसी व्यक्ति ने किसी को चाकू मार दिया, और इंस्टीट्यूट का मतलब कि तुरंत बाद जो उसके ऊपर लागू होता है, इंस्टीट्यूट जो लागू होना है कि वो तुरंत ही वह व्यक्ति मर गया, तो यहां तो स्पष्ट मर्डर केस बनता है। इसमें तो फिर तो देखना पड़ेगा कि केस क्या है, नहीं है, कैसे बचाया जा सकता है। लेकिन सामने जो नजर आ रहा है वो क्या है, सॉरी, वो मर्डर केस बनता है 302। लेकिन वह उस समय मरा नहीं, और मरा नहीं, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, और उसके 15 दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। क्या इसको हम उससे रिलेट कर सकते हैं? ऐसे तो प्रोसिक्यूशन सीधे रिलेट करेगा कि जो इन्फेक्ट किया गया चाकू को, के चलते, जो डैगर था उसके चलते जो है, वो विवेन के चलते जो इंजरी थी उसको सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन हम उसका डिफेंस क्या ले सकते हैं? तो यहाँ पर कोर्ट इस मामले में लीनियंट रहता भी है। वे हॉस्पिटल में किस ढंग का ट्रीटमेंट चला मुझे नहीं पता, क्या नेग्लिजेंस हुआ, या फिर कोई उसका दुश्मन कोई जो था वह कुछ ऐसा कर दिया, जैसे सपोज करिए कि उसको ऑक्सीजन लगा हुआ है और कोई व्यक्ति जाकर ऑक्सीजन की नली कुछ समय के लिए खींच दे, तो ऐसी स्थिति में भी मौत हो सकती है। लेकिन उसको रिलेट कहाँ किया जा रहा है? क्योंकि वह उसको असॉल्ट किया गया था, उसको रिलेट उससे किया जा रहा है, लेकिन हम यहाँ पर उसका डिफेंस भी ले सकते हैं। तो जजमेंट में भी वह जो गैप है, उस गैप के अनुसार ही जज जो है वह अपना निर्णय सुनाते हैं। ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ है, और इसी गाइडलाइन का सहारा लेकर हम अपने क्लाइंट को बचा भी सकते हैं। इसी गाइडलाइन का सहारा लेकर हम अपने क्लाइंट को बचा भी सकते हैं। मेक इट ए पॉइंट। और भी एक पॉइंट है जिसकी चर्चा मैं कल करूंगा,